नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। सुपरफास्ट तरीके से हम इसे रिवाइज करेंगे और आप लोगों को इसमें पेपर के तरीके से ही इस पेपर को देखना है, क्योंकि इसमें टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। लास्ट टाइम में आप यहाँ पर अपना स्कोर चेक करेंगे, कितने प्रश्न आपके सही हो पाते हैं, कितने इसमें पढ़े हुए मिलते हैं, कितने पढ़े हुए नहीं मिलते हैं, यानी कि मॉक टेस्ट के रूप में हो जाएगा। तो सुपर 30 की ये क्लास है, इसमें चेक करना है आपको स्कोर कितना रहता है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। देखिए, पहला प्रश्न लिया गया, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो अच्छे से पढ़िएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा अर्थ भी दे दिया गया है, अनुभव से अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके, ठीक है। लेकिन आपको इस पे फोकस करना है। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर अपना सिलेक्ट करेंगे। जैसे पहला ऑप्शन दिया है मानसिक मैप, दूसरा है मानसिक उपकरण, तीसरा है स्कीमा, चौथा है आत्मसात्करण, ठीक है। तो आप इन चारों में से अपना आंसर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कीमा कहा जाता है। तो पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो विशिष्ट मनोवैज्ञानिक, ठीक है, संरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो आप बताएंगे स्कीमा कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है स्कीमा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 2। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वेच्छा से अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है किस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं। प्रश्न अगर नहीं समझ आता है तो 1 से 2 बार प्रश्न को पढ़कर ही आंसर देना, ठीक है। देखिए, प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे कहते हैं निजी वाक, ठीक है। तो प्राइवेट स्पीच के अंतर्गत आता है। उसे क्या कहते हैं, किस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं। तो आप बताएंगे निजी वाक यानी प्राइवेट स्पीच। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 3। देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का, लड़की या अच्छी लड़की, ठीक है, अभिविन्यास नैतिक विकास के किस स्तर के अंतर्गत आता है। अब जो भी यहाँ पर लाइनें लिखी गई हैं या शब्द उपयोग करे गए हैं, इनको याद रखना है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिविन्यास नैतिक विकास के किस स्तर के अंतर्गत आता है। तो देखिए, 3 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पारंपरिक स्तर, ठीक है। तो किस स्तर के अंतर्गत आते हैं, तो आप बताएंगे पारंपरिक स्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 4। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। तो विकास का यहाँ पे सिद्धांत बताना है। तो विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। तो सिर से पैर की ओर, इन 4 में से कौन सा सटीक आंसर होगा। ठीक है, 4 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे कहते हैं शीर्षगामी सिद्धांत। इंग्लिश में से कहा जाता है सिफेलोकॉर्डियल प्रिंसिपल। एक और दूसरा होता है जो सेंटर से बाह्य की तरफ होता है, उसे प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो सिर से पैर की तरफ यहाँ पर विकास की बात करें तो ध्यान रखना है शीर्षगामी सिद्धांत कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। अब देखिए, यहाँ पर शब्द जोड़ दिया गया आंतरिक कारक, तो आपको यहाँ पर बताना है आंतरिक कारक कौन सा है। तो 5 का देखिए राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे, इसका राइट आंसर है आंतरिक कारक का, तो आप बताएंगे अनुवांशिकता, इसे हेरिडिटी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 6। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है। तो संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है। तो 6 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवेदी गामक चरण,
ठीक है, किस चरण में? तो आप बताएंगे संवेदी गामक चरण। तो 6 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 7। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में वह क्षेत्र जो एक बच्चे के अकेले करने और सहायता के साथ करने के बीच का अंतर है क्या कहलाता है? तो प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में वह क्षेत्र जो एक बच्चे के अकेले करने और सहायता के साथ करने के बीच का अंतर है क्या कहलाता है? तो 7 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। शॉर्ट फॉर्म में ZPD के रूप में लिखा जाता है। ऑप्शन में भी कई बार यह यूज किया गया ZPD, ठीक है। अगर यहाँ पर हिंदी में दे देता है तो आपको इससे टिक करना है, शॉर्ट फॉर्म में दे देता है तो आप लोगों को ZPD देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 8। देखिए, एरिक्सन के मनो सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो आपको यहाँ पर बताना है एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो 8 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पहचान बनाम पहचान भ्रांति। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सटीक आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9। बालक का विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यह कथन बताना है आप लोगों को किस मनोवैज्ञानिक का है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए 9 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वुडवर्थ। यह बात किसने कही? तो आप बताएंगे वुडवर्थ ने। ठीक है, तो आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? वुडवर्थ के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10। शैशवावस्था में बच्चे का सामाजिकरण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर देखिए, शैशवावस्था में बच्चे का सामाजिकरण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिवार के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे परिवार। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 11। बुद्धि का बहुआयामी या बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आपको बताना है, यहाँ पर देखिए 2 सेंटेंस दे दिए गए, हो सकता है ये वाला सेंटेंस देख के पूछ ले, बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, या इस तरह से पूछेगा बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो यह शब्द लगा दिया गया। तो इसलिए दोनों टर्मों को अच्छे से पढ़ना है, दोनों का एक ही राइट आंसर है। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 12। मौलिकता, नमनीयता, जिसे हम लचीलापन कहते हैं, तो मौलिकता, लचीलापन तथा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके प्रमुख घटक माने जाते हैं? तो किसके प्रमुख घटक माने जाते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर अपना सेलेक्ट करेंगे। पहला जैसे देख पा रहे होंगे कि अभिप्रेरणा लिखा है, दूसरा है व्यक्तित्व, तीसरा है सृजनात्मकता, चौथा है बुद्धि। इन चारों में से सटीक आंसर बताएंगे। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्तित्व। तो मौलिकता, ठीक है, नमनीयता को ही लचीलापन कहते हैं, तथा प्रवाह, ये किसके प्रमुख घटक माने जाते हैं? तो आप बताएंगे व्यक्तित्व के प्रमुख घटक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 13। बुद्धि लब्धि, जिसे हम IQ के नाम से जानते हैं, तो बुद्धि लब्धि की अवधारणा का प्रतिपादन या संशोधन मुख्य रूप से किसने किया था? तो आपको बताना है बुद्धि लब्धि की अवधारणा का प्रतिपादन मुख्य रूप से किसने किया था? तो 13 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, लुईस टर्मन। करेक्ट आंसर क्या है? तो आप बताएंगे प्रश्न संख्या 13 का बी, लुईस टर्मन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 14। एक बच्चा जो
विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाने में निपुण है। गार्डनर के अनुसार उसमें कौन सी बुद्धि अधिक है। अब बात यहाँ पर हो रही है वाद्य यंत्रों को बजाने में निपुण है, ठीक है। तो 14 का राइट आंसर देखेंगे। अब देखिए 14 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संगीतात्मक बुद्धि है, ठीक है। तो म्यूजिशियन वाली इसमें बुद्धि है, तो इसलिए इसमें वाद्य यंत्र से संबंधित आप वैसे ही गेस कर पाते कि ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 15। सृजनात्मक सोच में किस प्रकार का चिंतन शामिल होता है। तो आपको बताना है किस प्रकार का चिंतन शामिल होता है। अब यहाँ पर टर्म है सृजनात्मक सोच, ठीक है। इसमें किस प्रकार का चिंतन शामिल होता है, तो 15 का राइट आंसर देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अपसारी चिंतन। कौन सा शामिल होता है, सृजनात्मक सोच में अपसारी चिंतन शामिल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 16। थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों के मुख्य नियम कौन सा है। तो बताना है मुख्य नियम किसके, थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों में मुख्य नियम कौन सा है। तो 16 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो थॉर्नडाइक के यहाँ पर तीनों नियम हैं, इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जैसे अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम है, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 18। किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है। तो आपको यहाँ पे बताना है किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया। प्रश्न संख्या 17। अब 17 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए ये स्टैनली हॉल का है, किसका है, स्टैनली हॉल, ठीक है। याद रखिएगा यह कथन इन्हीं के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 18। स्किनर ने अपना प्रसिद्ध क्रिया प्रसूत अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया था। अब देखिए ये कई बार पूछा जा चुका है, अब याद रखिएगा यहाँ पर भी पूछा जा सकता है। स्किनर ने अपना प्रसिद्ध क्रिया प्रसूत अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया था। तो 18 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, चूहे और कबूतर पर किया था। किस पर किया था, चूहे और कबूतर पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 19। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में लार का आना, क्या देखकर लार आती थी, भोजन देखकर, किस प्रकार की अनुक्रिया है। तो आपको यहाँ पर बताना है पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में लार का आना किस प्रकार की अनुक्रिया है। तो 19 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वाभाविक अनुक्रिया। कैसी है, स्वाभाविक अनुक्रिया। 19 का बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 20। आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे सटीक उदाहरण कौन सा है। कौन सी, आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे सटीक जो उदाहरण है, इन चार में से वो उदाहरण आपको बताना है। तो 20 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। अब देखिए 20 का यहाँ पे करेक्ट जो आंसर दिया गया है वो है ऑप्शन सी दिया गया है। अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि और आनंद के लिए एक नया विषय सीखना, ये आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है। अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि और आनंद के लिए एक नया विषय यहाँ पर सीखना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 21। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपको यहाँ पर बताना है समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 21 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक ही स्कूल में शिक्षित करना, ये समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि एक ही छत के नीचे बिना किसी भेदभाव के सभी को शिक्षित करना, यानी सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक ही स्कूल में शिक्षित करना। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर
होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 22, पठन वैकल्य, या अब देखिए यहाँ पर पठन यानी पढ़ने, अब यहाँ पर लिया गया है एक रोग, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है, आता भी है, हर बार एक प्रश्न आएगा। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से संबंधित है? हो सकता है पहला वाला सेंटेंस दे दे, फिर पूछ ले मुख्य रूप से, ठीक है, किस कठिनाई से संबंधित है। हो सकता है दूसरा तो हर बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से संबंधित है? तो 22 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे ऑप्शन सी, पढ़ने की समस्या से संबंधित है। किससे? पढ़ने की समस्या से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 23, सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है? तो आपको यहाँ पे बताना है सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है। तो 23 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है? तो व्यापक शब्द का अर्थ है संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 24, इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा ही आएगा, देख लीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 स्कूली मॉडल को किस नए शैक्षणिक ढांचे में बदला गया है? तो पहले का था 10+2, ठीक है, अब एक नया मॉडल तैयार किया गया है, शैक्षणिक एक नया ढांचा तैयार किया गया है, उस ढांचे की रूपरेखा इसमें बतानी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, लेटेस्ट प्रश्न रहेंगे और यही प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। प्रश्न संख्या 24 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे 5 + 3 + 3 + 4, ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है, 5 3 3 4। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 25, अधिगम अक्षमता, जिसे हम जानते हैं डिसकैलकुलिया, का संबंध किससे है? अब जैसे देखिए, अब इसमें एक ट्रिक बता देते हैं। कैलकुलिया नाम यहाँ पर सेंस आ रहा होगा, यानी राइम एक वर्ड देखने को मिल रहा है कैलकुलेशन से, कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर में गणित यानी जोड़ना घटाना, इस तरीके से बात होती है। तो आप लोगों को रटना नहीं है, थोड़ा सा समझना, ट्रिक के माध्यम से याद करिएगा। डिसकैलकुलिया का संबंध किससे है? तो आप इन 4 में से सटीक आंसर बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 25 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गणितीय गणना संबंधी समस्या से है। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ पे याद रखिएगा, कैलकुलिया, तो ये गणितीय गणना संबंधी समस्या से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 26, बाल केंद्रित शिक्षा की वकालत निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा दी गई? किस विचारक के द्वारा दी गई? प्रश्न संख्या 26 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जॉन डीवी। याद रखिएगा, जॉन डीवी यहाँ पर राइट आंसर होगा। बाल केंद्रित शिक्षा की वकालत निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा की गई? तो आप बताएंगे जॉन डीवी के द्वारा की गई। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27, करके सीखना किस प्रकार के शिक्षण उपागम का समर्थन करता है? तो आपको यहाँ पे बताना है करके सीखना किस प्रकार के शिक्षण उपागम का समर्थन करता है। तो 27 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रगतिशील शिक्षा। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रगतिशील शिक्षा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 28, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न आ सकता है। प्रश्न संख्या 28 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 29, प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, 29 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 30। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में कुल कितना समय निर्धारित किया गया है? तो सूक्ष्म शिक्षण की बात हो रही है तो निर्धारित समय बताना है आपको, कितना समय लिया जाता है। प्रश्न संख्या 30, तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36 मिनट। तो 36 मिनट को हम सूक्ष्म शिक्षण का यहाँ पे टाइमिंग क्या है तो आप बताएंगे 36 मिनट है। इस तरह से हमने सुपर 30 आयोग की तरह से जिस तरह से प्रश्न बनते हैं उसी तरीके से प्रश्न बनाए गए। तो इसमें आपके सुपर 30 में कितने प्रश्न आपके सही हुए, कितना स्कोर रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।